एक टर्किश सीरियल आता था अर्तुगरुल गाजी, वो तकरीबन 1000 एपिसोड का रहा होगा, उसके कई सेशन थे। फिर उसके बाद उसके बेटे का आया कुर्नूज उस्मान करके, वो भी कई सेशन में था, वो भी करीब हज़ारों एपिसोड का था, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी। आप 1000 सीरियल का सेशन आप सारे सेशन देखिए या एक सेशन देखिए, उसमें घूम फिर के क्या रहता है, एक कबीले का गद्दार रहता है, एक सलेबी रहता है जो मुसलमानों को वहां से उखाड़ना चाहता है, और एक मंगोल का कमांडर रहता है। उस वक्त मंगोलों का राज था, मंगोल टर्की तक पहुंच गए थे मंगोलिया से, और उस मंगोलियों ने उस वक्त टर्की तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1 करोड़ लोगों को का कत्ल उस वक्त किया था। उज्बेकिस्तान, बुखारा वगैरह पूरा तहस नहस कर दिया था, कजाकिस्तान वगैरह तहस नहस कर दिया गया था, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज वहीं हुई थी। तो वो उसमें एक मंगोल रहता है विलन, एक ये रहता है सलेबी जो ईसाई मजहब के कट्टरपंथी होते हैं, और एक उनके कबीले का गद्दार कोई रहता है। बस हर एपिसोड में, हर सेशन में आपको यही 4 कैरेक्टर दिखेंगे, बस थोड़ा सा ड्रामा में सस्पेंस वगैरह चेंज मिलता है। बस वही हाल हम देखते आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, कि डोनाल्ड ट्रंप जब जब बड़ी धमकी देते हैं, दूसरे दिन सरेंडर कर जाते हैं। है कि और जाहिर सी बात है, अगर इस तरह क्या जहन ना होता तो एप्स्टीन फाइल में फंसते क्यों? एप्स्टीन फाइल में जाते भी वही लोग है ना अब्दुल वाहिद साहब। एप्स्टीन फाइल में कौन जाएगा? आप बताइए, ऐसी जगह कौन जाएगा? जो अय्याश होगा। कौन जाएगा? जिसको ना अपनी फिक्र होगी, ना मुल्क की, ना कौम की फिक्र होगी, भाई वही तो जाएगा। वरना और कोई क्यों नहीं गया? तो ऐसे लोग, और ये वो लोग हैं, आप देखिए, इसीलिए इनको एप्स्टीन फाइल वाले कहा गया। एक ईमान वाले, एक एप्स्टीन वाले। तो ये क्लियर है। और देखिए, ये अल्लाह का निजाम है कि किस तरह से इनको बरहना किया जाता है। एप्स्टीन फाइल भी अल्लाह का बनाया हुआ एक हथियार है, आप उसको मान लीजिए, कि कैसे दुनिया के सामने, देखिए अब दबे हैं क्या हैं, लेकिन उन्हीं के हाथों से, ये तो देखिए आप, कि वही लोग अपने ही चीजों से बदनाम हो रहे हैं। यानी अभी ईरान अगर ये करता कि उनकी पोल खोलता या कोई और खोलता, नहीं, वही खोलने एक दूसरे के पोल। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे सैयद हुज्जत रजा साहब क्या किस तरह से देखते हैं? मैं शॉर्ट में चाहूंगा कि शॉर्ट जी। देखिए, एप्स्टीन फाइल की जहां तक बात है, तो एप्स्टीन फाइल ने तो बहुत सारी चीजें खोल दी हैं। बहुत सारे लीडर्स जो है एप्स्टीन फाइल की वजह से। एप्स्टीन फाइल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो जंग पे आ रहा हूं। छोड़िए, एप्स्टीन फाइल में वो सब गर्क हो जाएंगे, और गर्क हो ही गए हैं। बस ये है कि मतलब बस तस्वीर बाकी है जिस्मों की, बाकी वो मर चुके हैं। तो वो तो कुरान में जिनका जिक्र किया गया है ना, कि चलते फिरते लोगों को जिंदा मत समझना, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुर्दा हैं। तो ये नफ्स जब मर जाता है ना किसी का, तो और कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, भी नफ्स को आनी है, जिस्म को थोड़ी आनी। तो ये इनके नफ्स मर चुके हैं, इसीलिए इनको कहा गया है कि मरे हुए लोग हैं जी। तो जो हालात है, मैं उस पे चाहूंगा कि स्टेट ऑफ होर्मुज, या ये क्या लग रहा है कि कहाँ चीजें पहुंचेंगी जी। देखिए, अभी आप जब बात कर रहे थे तभी एक अपडेट आया था कि अमेरिका ने फिर से जो है अपना एक शिप अरेबियन सी में जो है लाके खड़ा कर दिया है, जो उनका सेंट्रल कमांड वाला है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जहां तक बात है, तो वो अभी भी नेगोशिएशन की बात तो कर रहा है, लेकिन तैयारी पूरी बनाए हुए है कि कभी भी वो हमला कर सकता है। वहीं दूसरी ओर, जैसे अभी उन्होंने अभी एक कमेंट में आया था कि पोप का जिक्र किया गया था, तो पोप के जिक्र से हम आपको एक चीज बताते चले। लबनान की अपडेट ये है कि लबनान में क्रिश्चियंस के जो मुकद्दसात हैं, उन पर इजरायली सोल्जर्स का लगातार उनकी बेहुरमती करना और इस तरह के वीडियोस और फोटोज सामने आते रहे हैं। और एक ये बात भी कही जाती है कि जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह में सिर्फ मुसलमान या नहीं है, बल्कि उसमें क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं, और इसी को ही
बेस बना के जो है वो लगातार क्रिश्चियंस के मुकद्दसात को पर हमला इजराइल कर रहा है। अभी कल भी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो कहा गया। जहां तक पोप की बात है तो पोप लियो ने लगातार बयान दिया है, ट्रम्प के अगेंस्ट ही बयान जा रहे हैं ज्यादातर, और इसीलिए जो है ट्रम्प ने भी पोप को बहुत ज्यादा टारगेट किया। पोप की फॉलोइंग बहुत बड़ी है और पोप ने जब जंग से इनकार किया, जंग करने वालों के खिलाफ जब पोप ने बोला तो फिर पोप के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला गया। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मैं जो रोकूंगा यहाँ पे। एक बड़ी खबर ये आ रही है, हसन रिजवी साहब ने अपडेट किया। हसन रिजवी साहब ने कहा है कि जब बातचीत चल रही है तो स्टेट ऑफ होर्मुज में जबरदस्त जंग चल रही है। एक तरीके से ईरान फौज, IRGC और जो अमरीकी फौज है उनमें ये आप देखिए जो हम जिसको झड़प कर रहे हैं, और ये रुक रुक करके कई बार ये चीज आई है। तो इस वक्त हालात जो स्टेट ऑफ होर्मुज के अच्छे नहीं हैं। जी कंप्लीट कर ले। और अब्दुल भाई साहब बस ज्यादा लंबा नहीं करना है, आप मैं समझ रहा हूं तो। जी जी, तो बस वही है कि जैसे अभी इजराइल के सिस्टम की आप बात कर रहे थे कि अभी एक कमेंट में भी था कि उन्होंने उनके मिसाइल सिस्टम को उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया है। उससे हिजबुल्लाह और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि अभी उसी पे लेकर एक रिपोर्ट आई थी कि नॉर्दर्न इजराइल में जो है वो एकदम ब्लाइंड हो गए हैं इसकी वजह से। अब उनको पता नहीं है कि मिसाइल आ रही है, किधर जाना है, क्या करना है। और जिस तरह से हिजबुल्लाह उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरह से हिजबुल्लाह उस पर जवाब दे रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि तैयारी पूरी है। हिजबुल्लाह भी एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि जब जंग ईरान के साथ शुरू होगी तो कहीं ना कहीं इजराइल हिजबुल्लाह को भी टारगेट करेगा ताकि हिजबुल्लाह को पीछे रखा जा सके। तो जो तैयारी है वो जंग की ही तैयारी है, हमें कहीं से भी नेगोशिएशन की तैयारी नहीं दिख रही है, क्योंकि अरेबियन सी में उनका सेंट्रल कमांड का शिप आके खड़ा हो जाना ये अपने आप में एक सबूत है कि वो पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। जी जी मुमताज। सही कह रहे हैं, और वो एक सिस्टम है और एक तरीके से चीजें जो है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो अपडेट्स आ रही हैं वो यही कि जंग जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी वक्त हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है जैसा कि राशिद साहब ने कहा कि जंग होगी नहीं। राशिद साहब लगातार जो है इस तरह की चीजें हो रही, धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से जंग को ले रहे हैं वो कह रहे कोई जंग नहीं है, इसको आप जंग न कहिए। तो है क्या, चल क्या रहा है वहां पे, क्या साबित क्या करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? जबकि ईरान बिल्कुल ये नहीं कहने वाला कि साहब हम हार मान रहे हैं, या आप जो कह रहे हो वो मान रहे हैं, चाहे जो कर ले डोनाल्ड ट्रंप। राशिद साहब। यही मुमताज भाई, आपके सामाइन लोग, एक आता था सीरियल, टर्किश सीरियल, हम उसी से एक मिसाल देख चलेंगे। एक टर्किश सीरियल आता था अर्तुगरुल गाजी, वो तकरीबन 1000 एपिसोड का रहा होगा, उसके कई सेशन थे। फिर उसके बाद उसके बेटे का आया कुर्लुद उस्मान करके, वो भी कई सेशन में था, वो भी करीब हजारों एपिसोड का था, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी। आप 1000 सीरियल का सेशन देख, आप सारे सेशन देखिए या एक सेशन देखिए, उसमें घूम फिर के क्या रहता है, एक कबीले का गद्दार रहता है, एक सलेबी रहता है जो मुसलमानों को वहां से उखाड़ना चाहता है, और एक मंगोल का कमांडर रहता है। उस वक्त मंगोलों का राज था, मंगोल टर्की तक पहुंच गए थे मंगोलिया से, और उस मंगोलियों ने उस वक्त टर्की तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1 करोड़ लोगों का कत्ल उस वक्त किया था। उज्बेकिस्तान, बुखारा वगैरह पूरा तहस नहस कर दिया था, कजाकिस्तान वगैरह तहस नहस कर दिया गया था, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज वहीं हुई थी। तो वो उसमें एक मंगोल रहता है विलन, एक ये रहता है सलेबी जो ईसाई मजहब के कट्टरपंथी होते हैं, और एक उनके कबीले का गद्दार कोई रहता है। बस हर एपिसोड में, हर सेशन में आपको यही 4 कैरेक्टर दिखेंगे, बस थोड़ा सा ड्रामा में सस्पेंस वगैरह चेंज मिलता है। बस वही हाल हम देखते आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, कि डोनाल्ड ट्रंप जब जब बड़ी धमकी देते हैं
जब जब बड़ी धमकी देते हैं दूसरे दिन सरेंडर कर जाते हैं। जब उस धमकी का असर ईरान पे नहीं होता है तो दूसरे दिन वो सरेंडर कर जाते हैं, तीसरे दिन वो सरेंडर कर जाते हैं। आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि हम सारी इनकी फैसिलिटीज उड़ा देंगे, फिर अगले बार फिर थोड़ा ढीले हो गए, अच्छा हम बात करना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा स्टोन एज में पहुंचा देंगे, पाषाण काल में। फिर अगले दिन आपका सीज फायर लागू हो जाता है, सीज फायर शुरू कर देते हैं वो 1-2 हफ्ते का। फिर 2 हफ्ते में कहा बात कर लो, टाइम खत्म होने वाला है, 48 घंटे आने वाले हैं, हम पूरी तरीके से तुम्हें तबाह कर देंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि जब पूरी तरीके से तबाह करने के लिए बात कही तो उन्होंने सीज फायर को अनलिमिटेड डे के लिए बढ़ा दिया, कोई लिमिट नहीं, इन अनलिमिटेड डेज में कभी भी हमारी बात हो सकती है। तो जब जब डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर अटैक करने की बात करेंगे या पाषाण काल में भेजने की बात करेंगे या फिर कहेंगे कि हम तुम्हारे सारी फैसिलिटीज को तबाह कर देंगे, उससे 24 से 48 घंटे में उनकी एक्टिविटी फौरन चेंज हो जाती है। हमको तो एक बात तो हम मानते हैं कि उन्होंने इतने सारे नेवल वहां खड़े किए, एयरक्राफ्ट कैरियर 3 बड़े विशाल का एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने लाके वहां पे लगा दिया अपने बेड़ों को। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो वहां पर खाली क्या बोलते हैं कोई गेम खेलने गए हों। उनके दिमाग में ये प्लान है कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो ईरान में बड़ा हमला करेंगे। अब बड़ा हमला इन द सेंस कैसा बड़ा हमला करेंगे कि अगर हम बड़ा हमला करते हैं अपने एयरक्राफ्ट से फाइटर को यूज करेंगे तो उस एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक करेगा ईरान। अगर हम अरब देशों में कोई बेस यूज करेंगे उस बेस को उड़ा देगा। अगर हम इजराइल के साथ चलेंगे, इजराइल को लेके, तो इजराइल तबाह करेगा ईरान। तो हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हम ईरान को बैकफुट में भी कर दें, हमारी तबाही भी ना हो और हम यहाँ से विक्ट्री लेके खामोशी से निकल जाएं। तो उस विक्ट्री की तलाश में अभी तक भटक रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो उनको मिल नहीं पा रही है। हमने आपको CIA की रिपोर्ट के बारे में जो आज शाम की थी, हमने आपको बता दिया कि CIA की रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के सारी जितनी भी उन्होंने घोषणाएं की थी, हमने ये किया वो किया, सबकी मट्टी पल्लेत कर दी, सबको बिल्कुल जीरो पे ला के रख दिया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हम खाली कल शाम तक देखते हैं, कल शाम तक कोई बड़ा हमला अगर होता है तो वार शुरू हो जाएगी और कल शाम तक ऐसे ही चुटपुट चलता रहेगा तो डोनाल्ड ट्रंप फिर आकर के एक कोई और अपना ऑफर दे देंगे, अच्छा ये नहीं तो ये, हम ये करने को तैयार हैं और तुम हमको लिख के दे दो कि तुम नहीं बनाओगे न्यूक्लियर। आखिर में ये अपनी विक्ट्री लेके जाएंगे न्यूक्लियर से कि ईरान ने लिख के दे दिया है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। बस मुमताज भाई यही पे बात खत्म हो जाएगी, अमेरिका की भी और हमारी भी खत्म। बिल्कुल। और किसी तरीके से बहरहाल वो चाहते तो है, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में अमेरिका की जिस तरह से भत पिटी है और जो जो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, ईरान ने ऐसी की तैसी कर दी, अगर हम आम जबान में कहें, बोलचाल की जबान में कहें, कि कहीं का नहीं छोड़ा। और वही इजराइल, अलग बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ यादवेंद्र दत्त कह रहे हैं कि मुमताज भाई, अमेरिका का पूर्व रक्षा उप सचिव कहता है कि ईरानी मिसाइल के कारण वारशिप अरब सागर में चले गए और ट्रंप कहते हैं कि ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ, तो कैसे मान रहे हैं कि जंग होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, जंग अगर देखिए, मैं मुकाबला करने या ईरान को तबाह करने का थोड़ा सा भी मादा होता तो ये मानते नहीं। किसकी मानते भाई? है या तो ये कोई तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे कर लो, या तो ये इस इंतजार में है कि मुश्तबा खामनाई साहब कहाँ हैं, उनका पता कर लें, अभी उनका पता नहीं चला। मतलब कुछ न कुछ देखिए है, या ये जनाजा कहाँ है खामनाई साहब का, अभी तक वो सामने नहीं आया, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब का। कुछ न कुछ इनको लग रहा है इसमें चल रहा है और उसके चक्कर में ये लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइम बाय कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा खेल होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये खेल खेल में तबाह हो जाएंगे।
मैंने कई बार ये बात कही है कि जैसे जुआरी जो होता है फिरोज बख्श साहब, तो वो क्या है कि वो सोचता है कि अब जीत जाऊंगा, अब जीत जाऊंगा, और हर हर जुआरी ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। ये अगर ये न सोचे तो खेले क्यों? सवाल ये है कि अगर वो ये न सोचे तो खेले क्यों? हमारे यहाँ शमशाबाद में एक पंडित जी थे, अब नहीं है, डेथ हो गई, लेकिन तब महाभारत बचपन में हम लोग देखते थे तो पंडित जी कहते थे कि अगर महाभारत मैंने पहले देख ली होती, पढ़ी तो थी नहीं क्योंकि पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं, तो वो बहुत जमींदार थे, बहुत बड़े, और तांगे से उस वक्त दूर दूर तक जुआ खेलने जाते थे। तो और वो जुए में तबाह हो गए। यानी आज की तारीख में मैं ये कह दूं कि वो इतने बड़े जमींदार थे, लेकिन आज की तारीख में उनका बेटा बैटरी का रिक्शा चला रहा है। मैं ये बता रहा हूं आपको, आज की जी। तारीख में मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुमताज जी मैं देख लेता उस वक्त महाभारत कि भगवान तक हार सकते हैं जुआ में, तो मैं कभी न खेलता, मैं बर्बाद ना होता। ये उनके अल्फाज हैं। तो उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप देखिए, और ये अब मतलब ये बिल्कुल तबाही के दहाने पे ये पहुंच रहे हैं, लेकिन इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे परवीन गुलबख्श साहिबा को भी मैं कोट कर दूं, बड़ी मेहनत करती है बेचारी, इजराइल गल्फ कंट्री के लिए यहाँ पे फिरौन से कम नहीं है। आज नहीं तो कल इजराइल को वहां से हमेशा हमेशा के लिए इसको सबक सिखाना पड़ेगा, ये इनका कहना है, और बिल्कुल सही है। हसन रिजवी साहब ने कहा 1400 साल पुरानी बातें यूएई में फिर से दोहराई जा रही हैं। अली हसन हुसैन नाम वाले को पकड़कर वापस भेजा जा रहा है, बैंक खाते सीज हो रहे हैं, और इसके पीछे एक साजिश भी की मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक नया माहौल वहां पे प्रोपेगेंडा हसन रिजवी साहब खड़ा किया जा रहा होगा, तो इससे भी थोड़ा से हम लोग जो है वो होशियार रहें और खबरदार रहें कि एक माहौल भी बनाया जा रहा है कि साहब इस तरीके का शिया सुन्नी का माहौल किसी तरीके से बना दिया जाए। तो ये माहौल जो बन रहा है उससे भी आप लोग बहरहाल खबरदार रहिएगा। मैं फिरोज बख्श साहब आप पास आ रहा हूँ कि किस तरह से आप देखते हैं, दुआ भी आप करा दीजिए, और बहरहाल ये हालात जो है वो मतलब देखिए, अब ईरान तो तैयार है, आप कहते ही हैं कि वो तो मरने मारने के लिए तैयार है, और ईरान जो है आपकी मरेगा नहीं, आपकी मारेगा। उसने आज ऐलान कर दिया, उसने क्लियर कर दिया। जी फिरोज साहब। जी देखिए डॉक्टर रिजवी, वो एक शेर है, और आप मुझे करेक्ट करेंगे अगर थोड़ा मैं उसमें गलती करूं। जो पोजीशन है इस वक्त ईरान में कि मुश्किल कुशा की फौज ने बांधी इधर भी सफ, मुश्किल कुशा की फौज ने बांधी इधर भी सफ, सीनों ने रुख किया सुए इब्ने शहर नजफ, और सीनों को गाजियों ने उधर किया हदफ। तो ये तो मामला है ईरान का। और रही बात अमेरिका की, अमेरिका देखो अगर जंग में जाता है, जो कि वो जाएगा, हर हालत में जाएगा, ठीक है, और बड़ी खतरनाक ये जंग होगी। और ये जो जंग है ना, ये अमेरिका के लिए कोई अच्छी खबर लेके नहीं आएगी, ठीक है। ये इम्पॉसिबल जंग होगी अमेरिका के लिए। जंग करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, जो करना है उसे करेगा, लेकिन बावजूद इसके ये एक ऐसी जंग होगी अमेरिका के लिए जो इम्पॉसिबल होगी। रही बात डील की, अरे भाई डील ईरान क्यों करे? तुमने उसके सुप्रीम कमांडर जो हैं उनको शहीद कर दिया, तुमने 165 जो स्कूल की बच्चियां हैं उनको शहीद कर दिया, तुमने उसके जो 100 जो नेवी के जो एक्सपर्ट थे उनकी जान ले ली, ठीक है। तुमने उनके पुलों को क्या क्या कुछ नहीं किया, वो तुमसे डील करेंगे? यानी अब यही तो देखिए, जो जो ईरान ईरान की जो पूरी ये समझिए पब्लिक है, कौम है, इस वक्त वो सड़कों पे तो आती है, कई लाख लोग सड़कों पे, 8-10 लाख लोग सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि ईरान हरगिज भी डील ना करे, कम वोट में, ठीक है। और इसमें ये डील वील कुछ नहीं है, ये ईरान को खत्म करके उसका तेल पे कब्जा करके, जो कि इंशाल्लाह कभी इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, और इस तरीके से ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में है ये। लेकिन
जब तक ईरान है ये काम होने वाला नहीं है। तो बस मैं इसमें यही मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जंग अब जो होगी, तीसरी और आखिरी जंग जो होगी, नतीजा तो इसका देखो अल्लाह जानता है जो भी है, ठीक है? लेकिन इसमें अगर इन्होंने ईरान के ऊपर कोई इस तरह का अटैक किया कि जो बहुत ही खतरनाक किस्म का हो या जिसमें उसकी बका का मामला हो, खतरा हो, तो फिर आप ये मान के चलिए, जो कि हम नहीं चाहते ना इधर ना उधर, मान के चलिए इसराइल का तो तकरीबन 50% काम हो चुका है, वो 50% निबट चुका है। तो ये सोच के कोई कदम उठाना चाहिए अमेरिका को, ठीक है? और ये जो हमला किया है यहाँ पे फुजैरा वगैरह में यूएई ने, ये ऐसे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काट 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 खाया था आईआरजीसी के लोगों को। ये इनकी गलती से हुआ है। इन्होंने अपने जहाज भेजे, जबकि पता है कि मामला इतना सेंसिटिव है। इन्होंने अपने जहाज भेजे, जिसकी वजह से अब ये समझ रहे हैं। अभी आपने कहा था गालिबन अभी कि भाई वो कोई बकरी का बच्चा थोड़ा, ये ईरान बकरी का बच्चा नहीं है। ईरान जब अपने पे आता है तो उससे खतरनाक भैंसा बिजार, मैं कहूंगा शेर कोई नहीं होता। लिहाजा ये एक शेर को जो है दरपे कर रहे हैं कि ये सबको चट कर जाए। बासूरत हम तो बस यही कहते हैं कि आगे जो आने वाला जो भी वक्त है, चाहे वो चंद घंटे हो, दिन हो, हफ्ते हो, महीने हो या साल हो, उसमें ईरान जो है अल्लाह उसको रचाए और बचाए और उसको बचाए, इन जालिमों के जुल्म से बचाए। ईरान ने जिस तरीके से इनकी जारहाना जो हरकतें हैं, जो जुल्म है, खासतौर से अमेरिका का जो मुकाबला किया है और दुनिया में किसी ने नहीं किया, तो ये ठीक है, दुनिया ईरान के पीछे खड़ी हुई है, लेकिन साथ में कोई नहीं आता है। इंशाल्लाह ईरान को ज़रूरत भी नहीं किसी के साथ की। ईरान जब इतना झेल गया है तो ईरान आगे कुछ भी, एटम बॉम्ब को भी झेल सकता है। ये ईरान की आज के दिन मैं समझता हूँ ताकत है और उसकी सकत है। तो बस यही मैं इजाज़त लूँगा, यही दुआ करूँगा कि तमाम जितना भी वेस्ट एशिया है, ईरान है, सब बखैर व आफियत रहे। और ये जो एक पागल की बड़ की तरह ट्रम्प साहब कुछ भी बके चले जाते हैं कि मैं वहाँ पर न्यूक कर दूंगा, न्यूक्लियर छोड़ दूंगा, तो उनको इन बातों से बचना चाहिए। बासूरत वो उनकी आदत है और वो बिल्कुल। हमेशा ऐसी बातें करेंगे। अल्लाह उनको अक्ल सलीम दे, उनको भी और पूरी दुनिया को ऐसे लोगों के गैज़ो गज़ब से बचा के रखे। आमीन। ये बिल्कुल, और ये अच्छी दुआ है और ऐसे लोगों से। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये जंग जो है वो ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुफीद है। जिस तरह से ईरान ने इनके बढ़ते हुए कदम को रोका है, जालिमाना कदम को, मैं समझता हूँ कि इसका फायदा अभी तो थोड़ा से बेचैनी सी हो रही है, लेकिन बहुत बड़ा जो नुकसान होने वाला था दुनिया का, कम से कम उस पर ब्रेक लग गया है। मैं आप तमाम हजरात का, एडवोकेट राशिद अली साहब आपका, फिरोज बख्त अहमद साहब और सैयद हुज्जत रज़ा साहब और अब्दुल वाहिद साहब, तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे व्यूअर में भी बहुत सारे लोग हैं, उनका भी मैं एक एक करके नाम नहीं ले रहा हूँ। सैफ साहब है, कई बार कर चुके हैं, डॉक्टर सैफ। उन्होंने कहा था कि दुआ हम लोगों को करनी चाहिए। मैंने कहा ये वाहिद ऐसा प्रोग्राम है हमारा एमएमसी न्यूज इंडिया का जो शुरू से खत्म दुआ पर होता है। ये आप समझ लीजिए, हम दुआ के बगैर खत्म नहीं करते हैं कि हम तो अमन ही चाहते हैं। तो बहरहाल दुनिया में अमन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का कि हमसे जुड़े और हमसे बातचीत की। कल फिर इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे और हम अलग अलग स्टोरीज भी करते हैं, बड़ी खास स्टोरीज करते हैं। आप जरूर एमएमसी न्यूज इंडिया को विजिट कीजिए और वहां पे अच्छी स्टोरी जो आपको लगे आप देखिए भी और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। खुदा हाफिज।